Good morning, students. Today we will discuss about the chapter number 3, which is classification of elements. Students, in previous classes we already discussed about this chapter, but here we discuss some new thesis, some new theories, and some new trends in periodic classification. So let's see, start the chapter. जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि जेनेसिस यानी उत्पत्ति, कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की उत्पत्ति कैसे हुई। व्हाट इज़ द नीड ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्या पड़ी, आखिर हमें ऐसी क्या नीड हुई कि हमें एलिमेंट्स को क्लासिफाइड करना पड़ा। तो इसका सिंपली अगर हम लोग देखें तो आपको पता होगा कि जो भी एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स का जो सोर्स है वो हमारा अर्थ क्रस्ट है। अर्थ क्रस्ट में ही बहुत सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। ये सारे एलिमेंट्स जो हैं ये एक ही दिन में एक ही दिन में डिस्कवर नहीं हुए हैं, वन बाय वन सारे एलिमेंट डिस्कवर हुए हैं। सो जब कम एलिमेंट्स थे तो उनको आसानी से हम स्टडी कर पाते थे, इंडिविजुअली उनकी सारी प्रॉपर्टीज़ को हम लोग स्टडी कर पाते थे। बट जब वन बाय वन ढेर सारे एलिमेंट्स डिस्कवर होने लगे तो फिर उनको इंडिविजुअली स्टडी कर पाना, सबके बारे में एक एक प्रॉपर्टीज़ को लर्न कर पाना काफ़ी डिफ़िकल्ट होने लगा। सो दैट इज़ द नीड ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। तब हमें ज़रूरत पड़ी कि एलिमेंट्स को क्या किया जाए, क्लासिफाइड किया जाए, कैटेगराइज किया जाए, जिससे कि कुछ सर्टेन कैटेगरीज हों, जिससे कि हमें एक कैटेगरी हम चूज करते हैं तो उसमें कई सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट हों और उन सारी एलिमेंट्स की इंफॉर्मेशन केवल हमें एक एलिमेंट की बारे में पढ़ने से ही पता चल जाए। ठीक है, जैसे सपोज दैट एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। स्कूल में आप अगर देखें तो स्कूल के बाहर अगर आप कोई किसी स्टूडेंट को आइडेंटिफाई करना हो तो बड़ा ही डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन अगर रनिंग टाइम, स्कूल रनिंग टाइम में अगर हम आते हैं, किसी पर्टिकुलर क्लास में हम जाते हैं और वन स्टूडेंट को हम स्टैंड करते हैं और उससे पूछते हैं कि ये कौन सी क्लास है, वो बताता है ये क्लास 10th है, ये क्लास 11th है, तो हमें उन क्लास में प्रेजेंट सारे बच्चों के बारे में ये आइडिया मिल जाता है कि दीज आर द स्टूडेंट ऑफ क्लास 11। ठीक है, यानी ये सारे एलिमेंट्स जो हैं, यानी ये सारे जो स्टूडेंट्स क्लास में बैठे वो सारे जो हैं वो 11th के हैं। तो यानी एक ही बच्चे से हमें पूरे क्लास के बच्चों की इन्फॉर्मेशन मिल गई, यानी कैटेगरी करने से। लेकिन अगर वही सब मिले जुले होते तो हमें वन बाय वन सबके बारे में पूछना होता। तो ये हमें बेनिफिट हुआ कि एलिमेंट्स को जब कैटेगराइज कर दिया जाएगा तो हमें उनके बारे में स्टडी करना काफ़ी ईजी हो जाएगा। तो सबसे पहला जो कैटेगराइजेशन किया वो मिस्टर बर्जीलियस ने किया। सर जे बर्जीलियस ने फर्स्ट कैटेगराइजेशन किया, बट वो काफ़ी एफिशिएंट नहीं था। बस नॉर्मली ही उन्होंने केवल दो ही कैटेगरीज बनाई, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। फर्स्ट क्लासिफिकेशन जो किया वो बर्जीलियस ने किया और केवल दो ही कैटेगरीज बनाए। क्या उन्होंने बनाए कि some elements are metal and some elements are non-metals. Only two categories are formed by Mr. Berzelius. तो ये काफ़ी नहीं था, ठीक है, इससे सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो पाई। देयर इज़ द नीड ऑफ अनदर क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट्स को केवल दो ही कैटेगरी में डिवाइड कर देना कि ये सारे मेटल्स हैं और ये सब नॉन मेटल्स हैं। मेटल्स में भी कई सारी कैटेगरीज होती हैं, नॉन मेटल्स भी कई सारी कैटेगरी, सारे मेटल्स एक जैसे नहीं होते हैं। तो फिर भी हमें नीड हुई क्लासिफिकेशन की। सो नाउ लेट्स स्टार्ट डोब्राइनर्स ट्रायड। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे सिस्टमेटिकली कि कैसे कैसे वन बाय वन कॉन्सेप्ट्स आते गए क्लासिफिकेशन के और कैसे उनमें मॉडिफिकेशन होता गया, और उनके ड्रॉबैक्स भी हम साथ ही साथ पढ़ेंगे। तो बर्जीलियस के बाद जो नेक्स्ट ट्राई था वो मिस्टर डोब्राइनर ने किया और इन्होंने एक ट्रायड का फॉर्मेशन किया। इन 1829 डोब्राइनर अरेंज सर्टेन एलिमेंट्स विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज इन ग्रुप्स of 3 in such a way that the atomic mass of the middle element was nearly the same as the average atomic mass of the first and third element. A few triads proposed by him are listed. ठीक है,
तो डे ब्राइनर ने क्या किया कि कुछ एलिमेंट्स, कुछ सर्टेन एलिमेंट्स को लेकर के कुछ उन्होंने 3-3 एलिमेंट्स का एक ग्रुप बनाया। उस ग्रुप में उन्होंने कुछ लॉ क्या बताया कि जो मिडिल एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होगा वो फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक मास के एवरेज के इक्वल होगा या फिर ऑलमोस्ट इक्वल होगा। ठीक है, लेट्स सी विथ एग्जांपल। फर्स्ट ट्रायड जो था उनका लिथियम, सोडियम और पोटेशियम को, लिथियम का एटॉमिक नंबर 7, सोडियम का एटॉमिक नंबर, सॉरी these are not atomic number, these are the atomic masses. lithium atomic mass 7, sodium atomic mass 23, potassium atomic mass 39। तो उनका जो लॉ था कि सेकेंड एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होगा वो फर्स्ट एंड थर्ड के एवरेज के इक्वल होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जब हम Na यानी सोडियम का एटॉमिक मास फाइंड आउट करते हैं तो 39 और प्लस 7/2 यानी कि 23, जो कि इस रूल को फुलफिल करता था। सेकेंड ट्रायड था इनका क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का, और थर्ड जो था वो कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम एंड बेरियम का था। तो इन्होंने कुल ऐसे केवल 3 ही यही ट्रायड का फॉर्मेशन किया, इससे ज़्यादा क्लासिफिकेशन नहीं किया। गॉट इट? तो लिमिटेशंस आप डे ब्राइनर ट्रायड्स देखेंगे कि क्या लिमिटेशंस रह गए। The triad given by de Bruyne were helpful in grouping some elements with similar characteristics together, but he could not arrange all the elements known at that time into triads। ठीक है, यानी इनका रूल तो ठीक था, सब कुछ सही था, बस लेकिन उसमें लिमिटेशन क्या हो गई कि इन्होंने केवल 3 ही ट्रायड का फॉर्मेशन किया, बाकी के जो रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स जो थे उनको वो क्लासिफाइड नहीं कर पाए। तो ये इनका एक लिमिटेशन रहा। ओके, After de Bruyne, a new scientist come, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ठीक है, एक नए साइंटिस्ट आया मिस्टर न्यूलैंड, और न्यूलैंड ने एक नई न्यू थ्योरी का फॉर्मेशन किया, एक नया रूल प्रपोज किया कि अरेंजमेंट किया, जो भी आपके एलिमेंट्स थे उनको अरेंज किया। तो जॉन न्यूलैंड्स प्रपोज द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स by stating that when elements are arranged in order of increasing atomic masses, every 8th element has properties similar to the first. Newlands called it law of octaves because similar relationship exists in the musical notes also. Okay? तो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स क्या थे कि मिस्टर जॉन न्यूलैंड ने जो न्यू थ्योरी प्रपोज किया अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, इन्होंने क्या किया कि एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया। एक सिंगल रो में इन्होंने 7 एलिमेंट्स को रखा, रो में, ध्यान रखेंगे कॉलम की हम बात नहीं कर रहे हैं, सिंगल रो में इन्होंने 7 एलिमेंट्स को रखा। इस तरह से उन्होंने अरेंजमेंट किया और इन्होंने बताया कि एवरी 8th एलिमेंट इज द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि लिथियम से अगर हम काउंट करते हैं तो लिथियम से 8th एलिमेंट जो होता है वो सोडियम होता है, यानी कि लिथियम की प्रॉपर्टी सेम एज होंगी सोडियम। बेरिलियम की प्रॉपर्टी सेम एज होंगी मैग्नीशियम, बोरान की, एल्यूमिनियम, कार्बन की, सिलिकॉन, नाइट्रोजन की, फास्फोरस, ऑक्सीजन की, सल्फर एंड फ्लोरीन की क्लोरीन। ठीक है, तो इस तरह से इन यहाँ पे जो हमने रिप्रेजेंटेशन किया है, इनका जो रूल था वो केवल कैल्शियम तक के एलिमेंट्स के लिए ही फुलफिल करता था। हालांकि उनके इस रूल में, इस अरेंजमेंट में और भी एलिमेंट्स थे, बट उन सब के लिए इनका जो लॉ था वो फॉलो नहीं हो रहा था, केवल कैल्शियम तक ही इनका लॉ फॉलो होता है। ठीक है, तो इन्होंने लॉ ऑफ ऑक्टेव्स भी इसको कहा गया, क्योंकि जिस तरह से ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में जो म्यूजिकल नोट्स होते हैं, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, तो ये 7 वर्ड होते हैं, उनके बाद से फिर आ जाता है सा, यानी फिर रिपीट होता है। तो कुछ लोग इसको म्यूजिकल नोट्स के भी हेल्प से समझ सकते हैं कि एवरी 8th यानी हर 8वां जो होगा वो पहले का रिपीट करता है। इसको आप वीक के रिस्पेक्ट में भी देख सकते हैं, वीक में हमारे 7 डेज होते हैं, और जो एवरी 8th डे रिपीटेड इटसेल्फ, हर 8वां दिन खुद को रिपीट करता है। ठीक है, जैसे मंडे है, मंडे का 8वां दिन क्या होगा, फिर से मंडे होगा। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी था कि इनका जो
अरेंजमेंट था उसमें जो एलिमेंट्स थे, एवरी एट्थ एलिमेंट इज द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। गॉट इट। तो इनका रूल जो था वो केवल कैल्शियम तक ही फॉलो होता था, एवं एलिमेंट्स पर ये फॉलो नहीं होता था। लिमिटेशंस की बात कर लेते हैं। दिस क्लासिफिकेशन वाज सक्सेसफुल ओनली अप टू एलिमेंट कैल्शियम। जैसा कि अभी हमने बताया कि इनका जो लॉ था वो ये क्लासिफिकेशन कैल्शियम तक ही सक्सेस था, आगे की नहीं। आफ्टर दैट एवरी एट्थ एलिमेंट डिड नॉट पॉजेस द सेम प्रॉपर्टीज दैट द एलिमेंट लाइंग एबव इन इट द सेम ग्रुप। उसके बाद के जो एलिमेंट्स को अरेंज किया तो वो एलिमेंट्स जो थे वो अपने से ऊपर प्रेजेंट एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी से सिमिलरिटी नहीं शो कर रहे थे। When noble gas elements were discovered at a later stage, their inclusion in the table disturbed the entire arrangement. जब इन्होंने इस टेबल का फॉर्मेशन किया था तो उस समय नोबल गैसेस डिस्कवर नहीं हुए थे। आफ्टर दैट जब नोबल गैसेस डिस्कवर हुए तो उनका पोजीशन ये नहीं बता पाए थे, जिसके वजह से जब उनको अरेंज किया गया तो इनका जो टेबल था पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो गया। इंटायर अरेंजमेंट जो था वो पूरा गड़बड़ हो गया। ओके, नाउ लेट्स सी अनदर वन, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो पहले आपके डोब्राइनर्स थे, डोब्राइनर्स के बाद न्यूलैंड्स के बाद मेंडलीव। मेंडलीव को ही फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल कहा जाता है, क्योंकि पहली बार पीरियोडिक टेबल का फॉर्मेशन जो था वो मेंडलीव ने ही किया था। उसके पहले जो डोब्राइनर और न्यूलैंड ने किया था वो क्लासिफिकेशन तो किया था बट किसी पीरियोडिक टेबल का फॉर्मेशन नहीं किया था। बट मेंडलीव ने फर्स्ट टाइम एक पीरियोडिक टेबल का फॉर्मेशन किया था। सो मेंडलीव इज आल्सो नोन एज फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। गॉट इट। नाउ लेट्स सी मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। तो मेंडलीव की पीरियोडिक लॉ क्या थी? द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। ठीक है, इनका जो रूल था वो ये बताता था कि जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं एलिमेंट्स की वो पीरियोडिक फंक्शन होते हैं एटॉमिक मासेस के। ठीक है, यानी एटॉमिक मासेस को जब हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो एक सर्टेन इंटरवल के बाद ये प्रॉपर्टीज़ को रिपीट करते हैं। इसको हम ओल्ड पीरियोडिक लॉ भी कहते हैं या फिर मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ कहते हैं। मेंडलीव अरेंज द एलिमेंट्स नोन एट दैट टाइम इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। मेंडलीव ने अब उस समय जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट थे, जितने भी एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे, उनको उनकी इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में अरेंज किया एंड दिस अरेंजमेंट वाज कॉल्ड पीरियोडिक टेबल। और इसी अरेंजमेंट को नाम दिया गया पीरियोडिक टेबल। ओके, अब इसके बारे में हम कुछ डिस्क्रिप्शन की उनका मॉडर्न जो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल था वो कैसा था, उसमें क्या क्या चीज़ें थी, उसको थोड़ा हम डिस्क्राइब करेंगे और इसको हम इमेज के हेल्प से भी देखेंगे। फर्स्ट हम उसको डिस्क्राइब करते हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। In the periodic table, the elements are arranged in vertical rows called groups and horizontal rows known as periods। ठीक है, तो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में दो तरह से अरेंजमेंट की गई। पहला, कुछ सर्टेन वर्टिकल कॉलम थे, ठीक है, जिन्हें बोला जाता है ग्रुप, और कुछ हॉरिजेंटल रोज थे जिन्हें बोला गया पीरियड्स। देयर आर 9 ग्रुप्स इंडिकेटेड बाय रोमन न्यूमरल्स। टोटल 9 ग्रुप्स का, यानी वर्टिकल कॉलम जो थे वो कितने थे? 9 थे। इनको रोमन न्यूमरल से रिप्रेजेंट किया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 7 8 एंड 0। 8 के बाद 0 ग्रुप था। ग्रुप 8 कंसिस्ट ऑफ 9 एलिमेंट्स विच आर अरेंज्ड इन 3 ट्रायड्स। और जो हमारा ग्रुप 8 था उसमें 9 एलिमेंट्स प्रेजेंट थे और उनको भी 3 ट्रायड्स यानी 3 कैटेगरी और बनाई गई थी। यानी कि जो हमारा 8th ग्रुप था उसमें 3 और कैटेगरी सब ग्रुप्स बनाए गए थे। द 0 ग्रुप्स कंटेन्स एलिमेंट बिलोंगिंग टू इनर्ट गैसेस और नोबल गैसेस एंड एलिमेंट्स प्रेजेंट हैव 0 वैलेंसी। और जो ऐसे एलिमेंट्स थे जो नोबल गैसेस थे या फिर इनर्ट गैसेस थे उनको कहाँ रिप्रेजेंट किया गया? 0 ग्रुप में रखा गया।
देयर आर 7 पीरियड्स थे नंबर्ड फ्रॉम 1 to 7, इनको जनरली 1 to 7 ही अरेंज किया गया। इम्पॉर्टेंस ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, क्या इम्पॉर्टेंस थी मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल की, क्या हमें फ़ायदे हुए? दिस मेड द स्टडी ऑफ द एलिमेंट्स क्वाइट सिस्टमैटिक इन द सेंस दैट इफ द प्रॉपर्टीज ऑफ वन एलिमेंट इन अ पर्टिकुलर ग्रुप आर नोन दोज ऑफ अदर कैन बी प्रिडिक्टेड। ठीक है, तो हमारी जो बेसिक नीड थी क्लासिफिकेशन की वो इस पीरियोडिक टेबल ने फुलफ़िल किया, क्योंकि हमारी जो बेसिक नीड थी कि हम किसी पर्टिकुलर एक एलिमेंट के प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करके उसके बेसिस पर कुछ और भी एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज़ को हम प्रिडिक्ट कर सकें, वो नीड हमारी यहाँ पर फुलफ़िल होती है। इनके अरेंजमेंट में पर्टिकुलर किसी एक ग्रुप के जो एलिमेंट्स के एक एलिमेंट को अगर हम स्टडी करते हैं तो रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स बिलोंग टू सेम ग्रुप आर सिमिलर प्रॉपर्टीज़। ठीक है, यानी एक एलिमेंट को आप स्टडी करिए, बाकी के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज जो होंगी सेम एज उसी के जैसे होंगी जो पर्टिकुलर उसी ग्रुप में है, दूसरे ग्रुप से नहीं, केवल उसी ग्रुप से। तो पहला तो ये फ़ायदा हुआ। दिस हेल्प टू ग्रेट एक्सटेंट इन द डिस्कवरी ऑफ दीज एलिमेंट्स एट अ लेटर स्टेज। मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल में कुछ स्पेस लेफ्ट कर दिए थे, कई जगहों पर इन्होंने कुछ स्पेस छोड़ दिए थे, जिससे क्या हुआ कि एक प्रिडिक्शन हुआ कि अभी बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि डिस्कवर नहीं हुए हैं। उनके स्पेस छोड़ने के बाद उन एलिमेंट्स का डिस्कवर होना बाकी था और वो बाद में डिस्कवर हुए जो कि उस स्पेस को फुलफ़िल किए। तो ये भी एक बेनिफिट हुआ कि नए एलिमेंट्स और डिस्कवर हुए। मेंडलीव करेक्टेड द एटॉमिक मासेस ऑफ सर्टेन एलिमेंट्स with the help of their expected position and property। कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मास जो थे वो गलत थे, गलत कंक्लूज़न निकाला गया था, कैलकुलेशन में कुछ फॉल्ट थी, लेकिन उनके पोजीशन को सही करते हुए, उनकी प्रॉपर्टीज़ मैच करा के उनकी पोजीशन को सही करते हुए उनके एटॉमिक मासेस को भी करेक्ट किया मिस्टर मेंडलीव ने। अब हम लोग जानते हैं अगर उन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाया तो उसमें कुछ डिफेक्ट्स भी ज़रूर ही होंगे। तो डिफेक्ट्स क्या थे, यानी लिमिटेशंस क्या थे उनकी पीरियोडिक टेबल में, जिसको कि बाद में और ज़्यादा मॉडिफाइड किया गया, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट डिफेक्ट क्या था कि हाइड्रोजन हैज़ बीन प्लेस्ड इन ग्रुप फर्स्ट ए along with alkali metals but it also resembles halogens of group 7a in many properties, thus its position is the Mendeleev's periodic table is controversial। जो हमारा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को उन्होंने रखा फर्स्ट ए में, ग्रुप फर्स्ट ए में रखा, जिसमें कि सारे मेटल्स प्रेजेंट हैं, एल्कली मेटल्स। तो हाइड्रोजन जो है वो एक नॉन मेटल है, नॉन मेटल्स, और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो मैक्सिमम प्रॉपर्टीज़ बिलोंग करती हैं हैलोजन फैमिली के मेंबर्स, जिनको कि 7th ए ग्रुप में रखा गया है। लेकिन इनको इन्होंने रखा था कहाँ पे, एल्कली मेटल्स के साथ। तो ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल हुआ कि जब उसकी प्रॉपर्टीज़ एल्कली मेटल्स से कम मैच करती हैं और हैलोजन से अधिक मैच करती हैं, तो फिर हाइड्रोजन को फर्स्ट ए ग्रुप में क्यों रखा गया, 7th ए ग्रुप में क्यों नहीं रखा गया। सेकेंड, although the elements in the Mendeleev's periodic table have been arranged in order of their atomic masses, but in some cases the elements with higher atomic mass precedes the element with lower atomic mass। ठीक, हालांकि जो मेंडलीव्स का पीरियोडिक टेबल का जो लॉ था वो था कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस, यानी एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना। बट कुछ जगहों पर ऐसा देखा गया कि डिक्रीजिंग ऑर्डर आ गया, यानी कि जिस एलिमेंट की एटॉमिक मास अधिक थी उसको पहले, और जिस एलिमेंट की एटॉमिक मास कम थी उसको बाद में प्लेस किया गया। तो ये भी इनके पीरियोडिक टेबल का एक डिफेक्ट था। We know that the isotopes of an elements have different atomic masses but same atomic number.
Since periodic table has been formed on the basis of increasing atomic masses of the element, different position must have been allotted to all the isotopes of a particular element. अब आप जानते हैं कि जो आइसोटोप्स होते हैं, आइसोटोप्स क्या होते हैं? द एलिमेंट्स विच है सिमिलर एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट इन एटॉमिक मासेज आर कॉल्ड आइसोटोप्स। ठीक है, तो ऐसे एलिमेंट जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं लेकिन उनके एटॉमिक मास डिफरेंट होते हैं, उन्हें हम आइसोटोप्स कहते हैं। तो इनकी पीरियोडिक टेबल में कई सारे आइसोटोप्स को एक ही प्लेस पे रखा गया है, जबकि अगर देखा जाए उनके एटॉमिक मास अलग अलग होते हैं तो उनको डिफरेंट प्लेस पर रखना चाहिए, बट सभी आइसोटोप्स को वो एक ही प्लेस पर रखे। ये जो रूल के अकॉर्डिंग गलत हो गया। According to Mendeleev, the elements placed in the same group must resemble in their properties, but there is no similarity among the elements in the two subgroups in a particular group. मेंडलीव्स के रूल के अकॉर्डिंग कि जो भी एलिमेंट्स किसी पर्टिकुलर एक ही ग्रुप में रखे गए हैं वो सारे सिमिलर प्रॉपर्टीज को शो करते होंगे, बट कुछ जगहों पर देखा गया कि कुछ ऐसे भी थे कि कुछ सब ग्रुप्स के एलिमेंट्स जो कि उस ग्रुप के एलिमेंट्स से सिमिलरिटी शो नहीं करते थे। नाउ लेट्स सी, हियर इज द पीरियोडिक टेबल ऑफ मेंडलीव। ठीक है, तो यहाँ पे आप मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में देखिए तो यहाँ पर आपको वर्टिकल कॉलम और हॉरिजेंटल कॉलम दोनों तरह देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, टोटल 9 वर्टिकल कॉलम है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 में देखिए तो 9 एलिमेंट्स हैं और उसमें 3 कैटेगरीज हैं। अगर हम हॉरिजेंटली देखें तो 7 पीरियड्स हैं, जो कि इस तरह से एलिमेंट्स को अरेंज किया था मिस्टर मेंडलीव ने। ठीक है, तो ये है मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल। इसको हम लोग ओल्ड फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं या फिर मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। कोई डाउट्स होंगे तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। ओके, हैव अ नाइस डे। थैंक यू स्टूडेंट्स।